नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर नंबर 5 में मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस को मैं विथ एग्जांपल और कुछ अदर फैक्ट्स इसी टॉपिक्स को समझाते हुए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग मैं प्रैक्टिकली शो करके आपको बताऊंगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करके फॉलो करता है पाइथन प्रोग्रामिंग, और कुछ अदर फैक्ट्स जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में जो फीचर वाले डिफरेंट फीचर्स वाले वीडियोस है उनमें मैं एक दो जो फीचर्स के बारे में बताया उसको भी मैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दूंगा। तो कंटिन्यू बने रहेगा इस वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में आप डेफिनेटली उसको दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एडिटर को ओपन कर लेंगे, ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ। तो ये है, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में शुरू में बताया कि मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिसमें जैसे मैं एक वेरिएबल, जैसे इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे C++ में जनरली हम वेरिएबल को यूज़ करने के पहले उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट x करके डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको C++ लैंग्वेज आता है, जावा लैंग्वेज आता है, तो आप यही करते हैं क्योंकि उसको बिना डिक्लेयर किए हम कोई मेमोरी एलोकेशन होता नहीं है और उसके बाद हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर किसी वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज़ करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मतलब जो पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप वेरिएबल को बिना इनिशलाइज किए यूज़ कर देंगे। तो इसका मतलब है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप इनिशलाइजेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर हो जाता है। तो इसका मतलब होता है इनिशलाइजेशन इज़ द मस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x+y, अगर अकॉर्डिंग टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट जैसे मैं x+y करूँगा, आप बोलेंगे कि ये काम करना चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं सपोज़ कर लो x की वैल्यू को सपोज़ कर लो मेरे पास कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नहीं है क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं किया, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, तो यानी x को अगर मैं करूँगा तो वो काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है कि नेम एरर। इसका मतलब होता है कि x को हम एक्सप्लिसिट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट x जो होता है डिक्लेयर ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके से उसको डिक्लेयर पड़ेगा, उस तरीक़े को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है ये। तो इसका मतलब है मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के साथ उस वेरिएबल को पहले यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वो रन किया। x की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो 10 प्रिंट होगा। इसको प्रिंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये सिंपल आप टाइप करेंगे तो दिखाएगा, या तो फिर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कीजिए और x यूज़ कीजिए तो भी ये प्रिंट करेगा। तो दो तरीके से ये प्रिंट हो सकता है। अब आते हैं x की वैल्यू को। अब इसका टाइप देखते हैं। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आपको जानना ज़रूरी है कि ये क्या टाइप लेता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जानने मिलेगा कि मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में जो डिफरेंट फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में बताया। तो मैंने ये बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखने को भी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे टाइप x करता हूँ तो क्लास इंट, तो इसका मतलब है x डिक्लेयर हो गया, बट एक x जो होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर हुआ, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, इंटीजर का ऑब्जेक्ट, यानी इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करता है। अब सेम एज मैं अगर अब आते हैं, ये तो इनिशियलाइजेशन हुआ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि मेरे को यहाँ पे x का मतलब x को एज ए इंटीजर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। x जो था ऑटोमेटिकली अपने को अडॉप्ट कर लिया इंटीजर वैल्यू के बेस पर, यानी इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है कि 10। तो मैंने 10 दिया है तो यानी एक इंटीजर वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली x जो होता है इंटीजर की तरह ट्रीट किया। अब आ जाते हैं कि अगर मैं सेम एज
अब मैं x को जो होता है अगेन सेम डिक्लेयर करता हूँ, मतलब इनिशलाइज कर देता हूँ, बट अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो होता है 10.0 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब x जो होता है डायनेमिकली अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा फ्लोटिंग वेरिएबल से। कैसे आप देखते हैं, टाइप करके देखते हैं फिर से, टाइप ऑफ x, आप देख सकते हैं। तो ये डायनेमिकली अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अब x का जो क्लास है वो अपने आप फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक नेचर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि जो x पहले इंटीजर मेमोरी एलोकेशन पे काम कर रहा था, अब वही x जो होता है एज ए फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज़ को कंटेन करने के लिए काम कर रहा है। तो यानी हम किसी भी, और एक चीज़ आप खास बात यहाँ आपको जानने मिला है वेरिएबल डिक्लेरेशन के मामले में, कि कोई भी वैल्यूज़ यानी कोई भी वेरिएबल आप किसी भी वैल्यूज़ से असाइन कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे C++ में बात करते हैं तो वो टाइप रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो वो इंटीजर की तरह ही बिहेव करेगा, और उसमें अगर आप वैल्यूज़ भले ही आप डेसिमल दीजिए तो इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज़ को डिस्कार्ड करके वो इंटीजर कंटेंट को, मतलब जो भी होता है उसको कंटेन करता है। यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ये C++ और जावा के केस की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। x में अगर आपने 10.25 दे दिया है या 10.5 दे दिया है तो x जो होता है अब इंटीजर की तरह बिहेव ना करके वो फ्लोट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब होता है वो जो 0.25 है उसको डिस्कार्ड नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि x इक्वल टू 10 किया, x इक्वल टू मैंने 10 किया तो ये इसने यूज़ किया। अब अगर मैं x इक्वल टू 10.25 करता हूँ तो इसका मतलब होता है 0.25 को डिस्कार्ड नहीं करेगा। अब x जो है अपने आप को फ्लोट की तरह अडॉप्ट कर लेगा। अब जैसे मैं x की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं, लेकिन ये C और C++ या जावा की प्रोग्रामिंग में ये चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं कि अपने आप को अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं चेंज करना, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग से बात बताते हैं। जैसे मैंने x इक्वल्स टू 10 ले लिया, उसके बाद मैंने एक और वैल्यू लिया y इक्वल्स टू 20.25 कर दिया मैंने, तो दो वैल्यू ले लिया। अब z इक्वल्स टू अगर मैं बात करता हूँ x प्लस y अगर मैं करता हूँ तो आप मुझे एक सिंपल सा, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूँ, बट आप थोड़ा देर पॉज करके अपने आप को चेक कीजिए कि आप सही बोल रहे हैं। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि z की वैल्यू क्या होगी, फ्लोट होगी या इंटीजर होगी, तो आप एक मिनट के लिए मतलब एक सेकंड के लिए आप पॉज करके अपने आप को चेक कीजिए, और उसके बाद जो मैं आंसर बताऊँगा क्या आपके आंसर से वो मैच होता है। तो चलिए आप एक बार सोच लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे z में वैल्यू आया है, z की वैल्यू को अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 30.25। इसका मतलब है कि z में जो वैल्यू आया है वो इंटीजर ना होके वो फ्लोट वाला हुआ। तो इसका मतलब है जब हम इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड करते हैं, बिकॉज दे आर बोथ आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐड होते हैं तो जो हाईएस्ट जो डेटा टाइप्स होता है, हाईएस्ट डेटा टाइप जैसे कि हम बात करते हैं कि जो मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा लेता है, जैसे फ्लोट जो होता है मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा लेता है और इंटीजर तो मेमोरी एलोकेशन कम लेता है। यानी नंबर ऑफ़ बाइट्स इंटीजर का कम होता है स्टोरेज के लिए और नंबर ऑफ़ बाइट्स फ्लोटिंग में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब होता है जो बड़ा बाइट्स का होता है यानी ज़्यादा बाइट्स का होता है यानी फ्लोट, तो ऑटोमेटिकली वो जो जेड में हमने वैल्यू असाइन किया है वो उस बड़े साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको और थोड़ा कन्फर्म करता हूँ, टाइप z करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास फ्लोट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी इंटीजर वैल्यूज़ को यानी किसी भी इंटीजर वेरिएबल को किसी फ्लोट के वेरिएबल से ऐड करता हूँ तो जो असाइनमेंट होगा यानी जो थर्ड वेरिएबल में स्टोर होगा वो जो होता है डायनेमिक नेचर में, यानी ऑटोमेटिकली वो फ्लोट वैल्यू से। अब एक और चेक करके देखते हैं कि z इक्वल्स टू अगर मैं x प्लस 20.25 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूँ, वेरिएबल को नहीं करता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं। आप एक बार फिर से सोच के देखिए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, थोड़ा सा सोचिए फिर मैं आंसर बताता हूँ। हाँ तो चलिए आंसर देखते हैं। अब टाइप, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी वैल्यू देंगे जो अपर मतलब जो नंबर ऑफ़ बाइट स्टोर करने का जी कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जैसे फ्लोट की ज़्यादा होती है तो वो फ्लोटिंग नेचर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक और देखते हैं। x इज टू मैंने 10 लिया है, अब y इज टू मैं जो फ्लोट लिया था अब उसके नेचर को चेंज करके मैं उसको कैरेक्टर में स्टोर कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप को देखते हैं। टाइप में अगर हम y की बात करते हैं तो ये किस टाइप का है, तो str यानी स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट उसने बनाया है। चलिए हम लोग ऐड करके देखते हैं, फिर एक और इंटरेस्टिंग सा बात बनाऊंगा जो C और C++ से रिलेटेड होता है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ z इज टू x प्लस मैं अगर y करता हूँ तो देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है, लास्ट में आपको लिखा हुआ है टाइप एरर। टाइप एरर मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कैरेक्टर वैल्यू है। तो इसीलिए बोला गया इंटीजर और str कभी भी इसमें ऐड नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पे खास बात होता है, आप अगर किसी वैल्यू यानी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हो तो वो स्ट्रिंग की तरह स्टोर होता है, यानी वो कैरेक्टर की तरह स्टोर ना करके उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते। अब आ जाते हैं C और C++ के बारे में बात करते हैं। यही काम अगर आप C में करते हैं तो ये काम कर जाएगा, यानी C में ये जो वैल्यू है y की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, यानी y में जो वैल्यू स्टोर होगा वो एक आस्की कोड स्टोर होगा और x जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू से आस्की कोड जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको ऐड करके z में एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है और स्ट्रिंग को एक एरे ऑफ कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यानी वहाँ पे स्ट्रिंग और कैरेक्टर अलग अलग ट्रीट होता है। बट पाइथन में एक खास बात होता है कि अगर आप कैरेक्टर स्टोर करोगे, चाहे वो सिंगल हो, चाहे सिंगल कोट्स में लिखा हुआ वन कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो, सब एक जैसे ट्रीट होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ मिली है, इंटरेस्टिंग से जानकारियाँ मिली है और कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पाइथन और C को मैं रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि C लैंग्वेज अगर आपको आता है तो पाइथन लैंग्वेज किस तरह से एक डिफरेंट नेचर आपको प्रोवाइड करता है, यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। और ये टाइप कास्टिंग को ज़्यादा फॉलो करता है, लेकिन आप देख सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को किस तरह से बिहेव करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग से आपको लगा है, अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि इस तरह से जो कोडिंग रिलेटेड जो लाइव टाइप ऑफ